हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था लास्ट क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था कि प्रिपरेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, 3 चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं हर चैप्टर के अंदर। आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आज पढ़ेंगे हम लोग। प्रिपरेशन लास्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं, मैंने सारी प्रिपरेशन आपको करा दी थी एलो एल्केन्स की, और ये भी बता दिया था सॉरी। तो लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन सारी बता दी थी आपको, और उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे घर से करने के लिए एनसीईआरटी के। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपसे हो गए तो अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हो, और मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डाउट को लेकर। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम हमेशा 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और एक सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग फिलहाल क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी हेलो एल्केन का एल्केन से कंपैरिजन होगा तो हेलो एल्केन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होने वाला है। हेलो एल्केन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्केन। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हेलो एल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। कोई भी हेलो एल्केन होगा तो उसमें जैसे कार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा होगा, और हमें पता है हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो एक ही हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल होगा, ऐसे कोई दूसरा हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल होगा, उसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा। तो आप इन दोनों के बीच ही अट्रैक्शन होगी ना प्लस माइनस की, है ना। देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है सबसे पहले तो, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को मेल्ट या बॉईल कर रहे हो तो आप सिर्फ उसका स्टेट चेंज कर रहे हो, आप उसके बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेट चेंज करना है। स्टेट चेंज करना मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर लिक्विड है तो उसको गैस में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट करने का मतलब है आपको ये बॉन्ड नहीं तोड़ना है, इससे तो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। आपको सिर्फ जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ब्रेक करनी है। आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर के कार्बन हेलोजन का बॉन्ड नहीं तोड़ना है। ठीक, एक हेलो एल्केन दूसरे हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल से जिस फोर्स से जुड़ा हुआ उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो वहां पर होती है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाली फोर्स आपको ब्रेक करनी है बस। तो हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, लेकिन एल्केन्स आपने देखा होगा कार्बन और हाइड्रोजन वाले होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, तो इनमें ज्यादा प्लस माइनस नहीं आता, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं होता। तो मोर पोलैरिटी, देखो प्लस माइनस है तो वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको वहां पे फोर्स ज्यादा मिलेगी, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा देने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा मतलब ज्यादा टेम्परेचर आएगा, मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, एक तो रीजन ये हो गया, पोलैरिटी ज्यादा होती है ये। दूसरा रीजन ये भी होता है कि मॉलिक्यूलर मास भी इनका ज्यादा होता है हेलो एल्केन्स का, है ना। हेलोजन का मास हाइड्रोजन से और कार्बन से तो ज्यादा ही होता है। ठीक, तो इस वजह से मास ज्यादा होता है। और मास से क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया, जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वैन डर वाल फोर्स होती है, यही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा ये फोर्स होगी उतना ही ज्यादा आपको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा एनर्जी मतलब उतना ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा, जितना ज्यादा हीट मतलब उतना ही ज्यादा टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ध्यान रखना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्स के। और ये वैन डर वाल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के और सरफेस एरिया के। अगर मास ज्यादा है तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होती है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो भी वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या क्या केसेस आते हैं इनके अंदर आप देख लो। पहला तो हेलो एल्केन एल्केन से ज्यादा होगा, अभी आपको बताया। फिर उसके बाद फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, आपका एल्काइल ग्रुप सेम रखेगा, मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम रखेगा, हेलोजन चेंज करेगा। देखना, कार्बन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सिर्फ हेलोजन चेंज कर रहा है। तो आप साफ देख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका मास ज्यादा होता है, आयोडीन का ज्यादा होता है। फिर उससे कम ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर सबसे कम फ्लोरीन का होता है। जिसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगी, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। देख लो साफ साफ, आयोडीन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन हेलोजन, अब की बार क्या करेगा, हेलोजन फिक्स कर देगा। पिछली बार क्या किया, कार्बन फिक्स रखा, हेलोजन चेंज किया। अब की बार हेलोजन फिक्स कर देगा और क्या चेंज करेगा, कार्बन चेंज करेगा। देखना, इसमें भी हेलोजन Cl है, Cl है, Cl है। चेंज कहां पे आ रहा है, सी कार्बन में। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन। देखो, जब भी आपको किसी चीज को डिफरेंशिएट करना है तो वो चीज देखते हैं जो उनमें क्या होती है, अलग होती है। वो चीज हम देखते हैं जो उन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो, अलग हो। तो अलग क्या है, अलग इनके अंदर देखो कार्बन है, कार्बन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। देखो बिल्कुल इस तरीके से अलग आपको चीज ढूंढनी है ना। अलग यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। 3 कार्बन का मास ज्यादा होगा, 2 का कम होगा, 1 का और कम होगा। जिसका मास ज्यादा उसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, वैन डर वाल
मास ज़्यादा, वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा, वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वो चीज़ पकड़नी होती है जो अलग हो। सपोज दो लोग हैं, दोनों के पास 10-10 हज़ार रुपये है, ठीक है ना, और दो लोगों के पास एक कार है और एक के पास 4 कार है, तो एक आदमी के पास 10,000 रुपये और 4 कार है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये एक कार है। अगर आप सिर्फ पैसों को देखो तो आप बता सकते होगा कौन अमीर होगा? आप नहीं बता पाओगे क्योंकि दोनों के पास सेम पैसे, लेकिन आपको पता है कि एक के पास एक कार है और एक के पास 4 कार है, तो आप कार देख के बता सकते हो, है ना। तो कार थी अलग थी, पैसे थे जो सेम थे, तो सेम चीज़ को देख के आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको कभी भी दो लोगों में डिफरेंशिएट करना है तो आपको वो चीज़ देखनी होती है जो अलग होती है, तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक। फिर फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, अब की बार क्या आ गए? आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स आएंगे। आइसोमेरिक में क्या होगा? जैसे ये C4H9Br, देखो आइसोमर के केस में आपको बताऊं, ऐसे तो आइसोमर नहीं देता कोई सा भी, क्योंकि आइसोमर बनाना हीट एंड ट्रायल का काम होता है, एग्जाम में कम आता है आइसोमर वाला, लेकिन अगर आ भी गया तो यही वाला आएगा C4H9Br। तो इसके तो 4 आप रटे रहना, ये इसके कौन कौन से आइसोमर होते हैं C4H9Br के, ठीक है ना। इसके अलावा कोई नहीं आएगा क्योंकि टाइम वेस्टिंग होता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है और एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है करने के लिए। तो C4H9 के 4 आइसोमर आपको याद रखने, 4 आइसोमर होते हैं। कैसे बनते हैं? एक बार चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दो, लास्ट वाले से Br कनेक्ट कर दो, एक बार चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दो, सेकंड वाले से Br कनेक्ट कर दो, एक बार 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दो, एक बीच वाले से CH3 अटैच कर दो और लास्ट वाले से आप Br अटैच कर दो, फिर एक ऐसे सेंटर में रखो, 3 CH3 रखो, Br रखो। अब अगर आप देखोगे तो मास इसका भी, इसके पास भी 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, सब पे 4 कार्बन है, सब पे एक एक Br है, सब पे 9 हाइड्रोजन है, देख लो आप, सब पे कार्बन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है और ब्रोमीन भी बराबर है, तो मास सबका सेम होगा। इसका मतलब अब की बार हम मास से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना, मास से नहीं बता पाएंगे कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन मास के बाद कौन सा फैक्टर है हमारे पास? सरफेस एरिया, ये भी तो फैक्टर है। मास के बाद कौन सा फैक्टर है? सरफेस एरिया। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। देखो 3 डायमेंशन फिगर्स में मैं आपको बताऊँ, 3 डायमेंशन फिगर्स में आपके पास जो स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, ठीक है ना। 3 डायमेंशन फिगर में स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। देखो ये जरा, ये तो बिल्कुल स्फेयर अचीव हो गया ना, तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम तो वंडरवॉल फोर्स कम, वंडरवॉल फोर्स कम तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। देखो 4 का सबसे कम हो गया, ठीक। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है ना, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना। तो जितना सबसे ज़्यादा स्ट्रेट होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। देखो सबसे ज़्यादा इसी का है। अब बच गए 2, अब दोनों में भी आप कहोगे देखो इसमें भी उतना ही बड़ा स्फीयर अचीव हो रहा है और इसमें भी उतना ही बड़ा स्फीयर अचीव हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, ये दोनों ब्रांच है, ये Br की ब्रांच है, कार्बन की ब्रांच है। Br की ब्रांच एक छोटी ब्रांच होती है, कार्बन की ब्रांच एक बड़ी ब्रांच होती है। तो आप इतना ध्यान रखना, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया घटेगा तो वंडरवॉल फोर्स घटेगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगी। देखो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ठीक। इसमें अगर हम चेन ले लें तो इसमें 2, अगर ये वाली चेन ले लेंगे तो इसमें 2 ब्रांच है, ठीक है। इसमें कोई ब्रांच नहीं है इसलिए इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है, ठीक। इसमें 2, अगर ये वाली चेन लोगे आप तो 2 ब्रांच है, इसमें देखोगे तो ये वाली चेन लोगे 1 ब्रांच है, इसमें देखोगे तो आप ये वाली चेन लोगे तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये 1 ब्रांच दिखेगी आपको, है ना, ये वाली चेन लेके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन की ब्रांच है और इसमें हेलोजन की ब्रांच है। कार्बन की ब्रांच एक बड़ी ब्रांच मानी जाती है और इसका जब ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटेगा। आपको ऐसे याद रखना है, सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो वंडरवॉल फोर्स घटेगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, इस तरीके से याद रखना। और फिर ये केस 4 ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाला आपको बिल्कुल अच्छे ध्यान रखना। ऑर्थो मेटा पैरा में आप क्या करते हो, ये ऑर्थो क्लोरोबेंजीन है, ये पैरा क्लोरोबेंजीन है, ये मेटा क्लोरोबेंजीन है, ये पैरा क्लोरोबेंजीन है। इनका बॉइलिंग पॉइंट का आप ऑर्डर देखो, पैरा का सबसे ज़्यादा, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर हमारे पास किसका है, मेटा का, और फिर सबसे कम किसका है हमारे पास, पैरा का। और मेल्टिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है पैरा का, और फिर है हमारे पास मेटा, फिर हमारे पास है ऑर्थो का, और फिर हमारे पास है मेटा का। तो इस तरीके से इसको आपको वैल्यूज ध्यान रखनी होंगी, और कुछ नहीं बता सकते हम इसके अंदर। इसमें जेई में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, जेई में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है, तो कोई ट्रेंड ही नहीं बन रहा है। देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, सॉरी
ऑर्थो का ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, पैरा का ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो आता है वो यही आता है कि भाई पैरा वाला का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, रीज़न पूछता है आपसे। तो पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट इसके बाकी के कंपेयर में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी सिमेट्री सबसे अच्छी होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो सिमेट्री अच्छी है तो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो जाता है। अगर आपने कोई घर देखा होगा, घर में ईंटें अच्छे से लगी होंगी तो उस दीवार को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है ना। जितना अच्छे से फिट करोगे आप चीज़ों को, उसको तोड़ना भी उतना मुश्किल होगा। अगर आपने फिटिंग अच्छे से नहीं करी है, टेढ़ी मेढ़ी ईंटें लगा दी है, कुछ लगा दी है, तो उसको तोड़ना भी आसान होता है। ठीक, तो ये रीजन की वजह से। और आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में पूछता है, शायद इन तीनों में से ऑर्डर लगाने को ही बोला गया था, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट में से किसी एक का, तो वो तभी लगा पाओगे जब आपको वैल्यूज याद होंगी। जेईई में इसी साल क्वेश्चन था, 2022-23 चल रहा है ना, 23 वाले में शायद फर्स्ट शिफ्ट या फर्स्ट वाले पेपर में था, सेकंड वाले पेपर में था, किसी में था एक सेट में क्वेश्चन। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। बस इतने ही केसेस आते हैं बोर्ड में, इतना ही आने वाला है आपके पास कि पैरा वाले का सबसे ज़्यादा क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो आप ये बता देना उसकी सिमेट्री बेटर होती है, क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो जाता है, तो फिर तोड़ना मुश्किल होता है उसको। ठीक, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। मैं इसको रैप करता हूँ, जब तक आप इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक, हाँ जी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके थे। सेकंड, जैसे मैंने बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दो आपको पढ़नी होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद सॉल्युबिलिटी। तो सेकंड आपकी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं सारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, देखो आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, किसी भी चीज़ को सॉल्युबल होने के लिए दो फैक्टर होते हैं। एक तो आपका होता है लैग डिसॉल्व लाइक और दूसरा आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हेलो एल्केन्स पोलर तो है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इनके पास है, तो लैग डिसॉल्व लाइक वाला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। वाटर भी पोलर है और ये भी पोलर है। लैग डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर में पोलर डिसॉल्व होना चाहिए, तो इनको वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, बट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। उसका रीजन क्या है, बिकॉज दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना। लैग डिसॉल्व लाइक तो है, पोलर है, यही क्वेश्चन आता है, हेलो एल्केन्स आर पोलर येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपको ये आंसर लिख के आना है कि पोलर तो है लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, तो दो कंडीशन होती है सॉल्युबल होने के लिए, जिसमें से एक तो पूरी कर रहे हैं लेकिन दूसरी वाली पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी आती है। हेलो एल्केन हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, रिडक्शन रिएक्शन देंगे और रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन देके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जब कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्पेशल क्लास होती है 12th के बाद, आप और डिटेल में पढ़ते हो इसको OMC के बारे में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही पढ़ना होगा हमको। नेक्स्ट हमारे पास तो हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट आप जानते होंगे, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, अगर उसमें एक प्लेयर को चोट लग जाए तो उसको बाहर बैठा दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, तो एक चला जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, इसी को तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी यही होगा, कोई ना कोई जा रहा होगा, उसकी जगह कोई दूसरा आ रहा होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कोई हेलोजन, जो हेलोजन होगा वो जाएगा, उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। देखो पहले यहाँ पे हेलोजन लगा था, हेलोजन की जगह क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। जो छोड़ के चला गया, लीव करके चला गया। देखो ये हुआ कैसे, कार्बन हेलोजन में हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और फिर कार्बन 5 बॉन्ड तो बना ही सकता, 4 बॉन्ड बनाएगा तो Cl निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमारे, मतलब एक निकलेगा उसकी जगह दूसरा आके लग जाएगा वहाँ पर। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ देखना आपको बात, दो तरह के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं हमारे पास, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब ध्यान से देखो, आपको इसको निकालना है। इसमें हुआ क्या है, रिएक्शन में Cl निकला, इसकी जगह Nu लगा है। तो ये 3 स्टेप्स में हो सकता है। देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, पहले तो हो सकता है Cl निकले फिर Nu लगे। ठीक, दूसरा हो सकता है पहले Nu लगे फिर Cl निकले। देखो अगर Nu लग गया पहले, ठीक, एक हो सकता है पहले Cl निकला फिर Nu लगा, एक हो सकता है पहले Nu लगा फिर Cl निकला, एक हो सकता है कि दोनों साथ साथ निकले। 3 तरीके से हो सकता है, मतलब जैसे ही Cl निकला वैसे ही Nu लगा। ठीक, साइमल्टेनियसली। तो अगर आप देखो पहले Nu लगे और फिर Cl निकले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर पहले Nu लग गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक, तो ये स्टेप पॉसिबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं। पहले केस में क्या होगा, या तो पहले Cl निकलेगा और फिर Nu लगेगा, और दूसरे में क्या होगा, दोनों साइमल्टेनियस हो रहा होगा, एक साथ हो रहा होगा बिल्कुल। ठीक, तो पहले हम SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। SN2 में हमारे पास साइमल्टेनियस वाला ही होता है। देखो SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा,
SN2 में हमारे पास जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ हेलोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियसली वाला हम यहाँ पे पढ़ते हैं किसके अंदर, SN2 में। SN2 की फुल फॉर्म क्या है देखना, S मीन सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल, 2 मीन्स बाई मॉलिकुलर। बाई मॉलिकुलर मीन्स सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस होगी। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मीन्स रेट डिटरमाइनिंग, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, ठीक। रेट में इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखो यही सेम रिएक्शन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, Cl लगा हुआ है। अब इस पे OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आप समझते होंगे, न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस को कौन लव, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस को कौन लव करेगा, जिसके ऊपर खुद कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से दिखाते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं न्यूक्लियस लविंग, ठीक, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो OH माइनस नेगेटिव चार्ज है, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक कर सकता है। देखो सामने से तो अटैक नहीं कर सकता, क्यों नहीं अटैक कर सकता, क्योंकि ये Cl है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। ये कहां से अटैक कर सकता है, सिर्फ बैक अटैक पॉसिबल है, पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करेगा तो देखो होगा क्या, यहाँ से Cl का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ, एक बीच की स्टेट आएगी जिसमें Cl के बॉन्ड टूटने स्टार्ट हुए, OH के बॉन्ड बनने स्टार्ट हुए। लेकिन अभी ना तो Cl का बॉन्ड कंप्लीटली टूटा है, ना तो OH का बॉन्ड कंप्लीटली लगा है, ठीक है, ना तो पूरा बना है। तो बीच की स्टेट है, बीच की स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। हाईली अनस्टेबल होती है, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगी, Cl लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा और OH लग जाएगा। इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। देखो आप छाता उल्टा हो गया, पहले 3 H उस तरफ थे, ये छाते की तरह लग रहा है ना आपको, 3 H उस तरफ थे, 3 H इस तरफ आ गए। छाता उल्टा होना कॉमन लैंग्वेज है। इन कन्फिगरेशन का मतलब होता है RS कन्फिगरेशन देते हैं हम लोग, वो उल्टी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। वो आप आगे सीख जाओगे आगे की क्लासेस में, ठीक, कि RS वगैरह क्या होता है। अभी फिलहाल आपके लिए उसका कोई यूज नहीं है RS कन्फिगरेशन वगैरह का, ठीक। तो आप इतना ध्यान रखो, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इसको हम कहते हैं वेल्डेंस इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद ये हमारी SN1 रिएक्शन हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भाई। मैकेनिज्म आ सकता है पेपर में, मैकेनिज्म नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो जरूर आता है इसके ऊपर, एक वो तो तय है, ठीक है ना। SN1 SN2 का क्वेश्चन तो पक्का आता है, मैकेनिज्म कम आता है वैसे भी, लेकिन अब चैप्टर कम हो गया तो मैकेनिज्म भी आ सकता है। तो नो इसके अंदर देखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये सिंगल स्टेप, ये सब एक स्टेप में हो गया। तो एक स्टेप की मैकेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक और हेलोजन का रिमूवल एक साथ हो रहा है। फिर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये दोनों चीजें आ रही है ना। तो रेट देखो R = K, इसमें हमने कंसेंट्रेशन किसका आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों का कंसेंट्रेशन आएगा और दोनों के कंसेंट्रेशन पे और स्ट्रक्चर पे रेट डिपेंड होगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे डिपेंड होगा और कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक। तो आप इसको नोट करिए अब तक, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। हाँ जी, तो SN1 मैकेनिज्म हम लोग देख चुके थे, SN2 मैकेनिज्म हम लोग देख चुके थे और SN1 देखना है। और SN2 में अभी हमने देखा कि जो रेट होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे और उसका कंसेंट्रेशन पे तो डायरेक्टली देख सकते थे हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। कंसेंट्रेशन चाहे आप एल्काइल हैलाइड का बढ़ाओ चाहे न्यूक्लियोफाइल का बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन स्ट्रक्चर से कैसे पता करोगे, ठीक। स्ट्रक्चर में आपको क्या चेंजेस दे सकता है, वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दे सकता है, सेकेंडरी दे सकता है, टर्शियरी दे सकता है। देखो मैंने आपको बताया था जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था तो न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, तो फ्रंट अटैक तो पॉसिबल ही नहीं था, बैक अटैक सिर्फ पॉसिबल था। अब टर्शियरी में क्या हुआ है, टर्शियरी में CH3 आ गया। अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूंगा, टर्शियरी को 3 H ऐसे ओपन कर दूंगा तो देखना जरा, यहाँ से जगह बचेगी, ऐसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ से जगह ही नहीं बची। फ्रंट अटैक वैसे ही पॉसिबल नहीं था, बैक अटैक और मुश्किल हो गया क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई, भीड़ भाड़। इस भीड़ भाड़ के लिए जो साइंटिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ बढ़ गई, क्राउडिंग, ये क्राउडिंग बढ़ गई है ना। तो क्राउडिंग के लिए हम लोग जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया है तो फ्रंट अटैक वैसे ही पॉसिबल नहीं था, बैक अटैक और मुश्किल हो गया, पीछे से अटैक नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा आसान है, इसमें एक ही है तो थोड़ा और आसान है। तो इसमें जल्दी अटैक होगा, जितनी जल्दी अटैक होगा उतनी जल्दी लगेगा, उतनी जल्दी निकलेगा। तो इसमें सबसे फास्टर होगा, इसमें स्लो होगा, टर्शियरी में सबसे स्लो होगा। तो स्ट्रक्चर में आप ध्यान रख लेना, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट होता है। अगर SN2 का ऑर्डर लगा रहे हो तो प्राइमरी सबसे फास्ट, सेकेंडरी उससे स्लो, टर्शियरी उससे भी स्लो होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में आप ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल फास्टर विल बी द रिएक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। कैसे पता लगेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, इसके पास 6 है, तो आपको लग रहा होगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जल्दी दे देगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसके पास ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि उसकी देने की नीयत भी हो, ज्यादा होने से नहीं होता देना, देने का मतलब आपकी नीयत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती
होती है, इधर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है पीरियड में। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की टेंडेंसी। भैया कंजूस है, इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा लेकिन कंजूस है, देने की नीयत नहीं है, देने की टेंडेंसी नहीं है। ठीक, इसके पास है कम लेने, लेकिन देने की इसकी टेंडेंसी है। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन सबसे जल्दी देता है, फिर ऑक्सीजन देता है, फिर फ्लोरीन सबसे लास्ट में देता है। तो कहीं पे नाइट्रोजन आ रहा है तो वो फास्ट रिएक्शन करवाएगा। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल में। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है। लिविंग ग्रुप का इफेक्ट कैसे होगा? बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन। जितनी जल्दी Cl छोड़ के जाएगा उतनी जल्दी तो न्यूक्लियोफाइल लगेगा, तो जितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल निकल के जाएगा उतनी जल्दी ही हमारा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो हमारे पास लिविंग ग्रुप में आई, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन चारों में से कोई हो सकता है। तो कहीं पे आई है तो वो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है तो उसको तोड़ना आसान होता है। लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू छोटी लकड़ी। ठीक है ना। तो बॉन्ड लंबा होता है आयोडीन का, तो सबसे कहीं पे आयोडीन आ रहा है तो वो जल्दी निकलेगा, ब्रोमीन आ रहा है तो उससे थोड़ा देर से निकलेगा, क्लोरीन आ रहा है तो और देर से निकलेगा, फ्लोरीन सबसे मुश्किल से निकलेगा। बॉन्ड सबसे छोटा है, जितनी छोटी लकड़ी होगी उसका तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वहां पर। ठीक, तो जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी लगेगा। ये हमारे पास हो गया पूरे के पूरे SN2 की कहानी। इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पार्ट पढ़ा है, इसको आप याद रखना और अभी क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे इन सबको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास SN1 मैकेनिज्म है। SN1 क्या होता है? SN1 हमारे पास जैसे मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं। एक SN2 होता है। SN2 में हमारे पास क्या था कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था उसका अटैक और हैलोजन का रिमूवल दोनों साथ साथ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास SN1 में हमारे पास जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा और रिमूवल होगा हैलोजन का वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, पहले हैलोजन निकलेगा फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं कर सकता। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले लग गया तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी है दोनों साइमल्टेनियसली हो, एक पॉसिबिलिटी है पहले Cl निकले बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो ये वही वाला है। ठीक है ना। पहले Cl निकलेगा उसके बाद में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो SN1 हम देख लेते हैं। SN1 में हमारे पास स्टेप 1 होता है, ये रिवर्सिबल है और स्लो स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप ही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये आप कैसे पता कर सकते हो? एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपके पास कभी भी एक बाइक है, एक बाइक बनाने की कंपनी है सपोज करो, वो कंपनी बाइक को 2 पार्ट में बनाती है। एक पार्ट में बाइक का हैंडल बनाती है, एक पार्ट में बाइक का पीछे वाला पार्ट बनाती है जो बड़ा होता है। तो एक दिन में कंपनी बाइक के हैंडल बना लेती है 10, लेकिन बाइक का पीछे वाला पार्ट है वो बना पाती है 4। तो अब आप खुद सोच के बताओ एक दिन में कंपनी कितनी बाइक सेल कर पाएगी? ठीक है ना। तो बाइक कंपनी सेल कर पाएगी 4, क्योंकि कंप्लीट बाइक 4 ही बन पाएंगी। ठीक, तो कैसे पता लगा? जो स्लोएस्ट स्टेप था उसने बताया या जो फास्टेस्ट स्टेप था उसने बताया कितना प्रोडक्ट बनेगा? तो स्लोएस्ट स्टेप ने हमको बताया। ठीक है ना, कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। हमेशा स्लो स्टेप जो भी होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है। तो स्लोएस्ट स्टेप है, रिवर्सिबल है। देखो इसमें क्या होगा, Cl निकलेगा, Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OH माइनस। अब यहाँ पे फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, प्लेनर होता है। कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 1 2 और 3 ऐसे प्लेन में होते हैं ये। ठीक, तो अब यहाँ से भी अटैक हो सकता है और यहाँ से भी, फ्रंट और बैक दोनों अटैक पॉसिबल है। ठीक, तो फ्रंट और बैक दोनों अटैक इसके अंदर हमारे पास हो सकते हैं। तो फ्रंट अटैक होगा, बैक अटैक। जब फ्रंट अटैक हुआ तो यहाँ पे OH लग गया, देखो R1 R2 R3 इधर चले गए। जब बैक अटैक हुआ तो उस तरफ OH लग गया, R1 R2 R3 इधर आ गए। देखो इसमें R1 R2 R3 छाता इस तरफ है, इसमें छाता उल्टा हो गया। जब छाता उल्टा हो गया तो इनवर्स, उल्टे को हम कहते हैं इनवर्स, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो गया। और इसमें R1 R2 R3 छाता इस तरफ है, इसमें भी छाता इस तरफ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। तो SN1 में आप ध्यान रखना दोनों मिलते हैं आपको, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो रेसमिक मिक्सचर मिलता है। ठीक है ना। अभी हम बताएंगे रेसमिक मिक्सचर वगैरह क्या होता है आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी। ठीक, तो फ्रंट अटैक बैक अटैक से दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एज इट इज आप ध्यान रखना। क्वेश्चन अभी करके बताएंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद हमारे पास स्टेप 2, जो स्टेप 1 और 2 दोनों बता दिए हमने। SN1 मैकेनिज्म जो है, देखो SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इसके अंदर स्टेप 1 जो है स्लो है, रिवर्सिबल है। स्टेप 1 इज स्लो एंड रिवर्सिबल, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारे पास। हेंस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, किसके, सिर्फ एल्काइल लाइड के। देखो फास्टर हमारा जो इस बार न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट। क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ ही नहीं रहा है, वो तो फास्ट वाले स्टेप में आ रहा है। ठीक है ना। तो जो भी स्पीशीज फास्ट वाले स्टेप में आएंगी वो रेट डिटरमाइनिंग, वो रेट को डिटरमाइन नहीं करेंगी, रेट में उनका कोई रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है, स्पीड में उसका कोई रोल नहीं रहने वाला है। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर रेट में कोई रोल नहीं रहेगा, स्पीड में कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, रेट मींस स्पीड, कितनी फास्ट होगी रिएक्शन। तो रेट में सिर्फ किसका रोल रहेगा इस बार, एल्काइल लाइड का रहेगा, स्ट्रक्चर और उसके कंसंट्रेशन दोनों का रोल रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ हेंस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, एक तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल लाइड पर डिपेंड करेगा। ठीक,
तो और इसके अंदर हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, बस इतना आप ध्यान रखना। फिर मैं आगे आपको कराता हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा हो रहा है बस, खत्म करते हैं फिर, ठीक। हाँ जी, तो हम लोग SN2 SN1 दोनों पढ़ चुके थे। SN1 मैकेनिज्म में अभी हमने देखा कि जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल लाइट पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल लाइट पे डिपेंड करता है। तो एल्काइल लाइट का कंसंट्रेशन, जैसे अभी आपने देखा कि कंसंट्रेशन तो आप किसी का भी बढ़ा लो रेट बढ़ ही जाएगा, आपको स्ट्रक्चर से फ़र्क पहचानना आना चाहिए, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल लाइट, जब आपका एल्काइल लाइट देखो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज़्यादा बना रहेगा। अगर स्टेबल नहीं होगा कार्बोकेटाइन तो आपने देखा था फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल था, वो बैकवर्ड चली जाएगी और रिएक्टेंट ही वापस बन जाएगा। तो स्टेबल होगा तो बना रहेगा तो आपका आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, आगे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना, स्टेबल था कार्बोकेटाइन, जितना ज़्यादा आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना फास्टर, उतना आसानी से कार्बोकेटाइन बनेगा और उतनी फास्ट आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता होता है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल, ये जीओसी में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। नहीं पता है तो याद रख लेना, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। कार्बोकेटाइन का उल्टा कार्बोनाइन का ऑर्डर होता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी आप इसको चेक कर सकते हो और हाइपर कॉन्जुगेशन से, दोनों ने सिखाया हुआ है पहले, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। तो कहीं पे भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन टर्शियरी एल्काइल लाइट से आएगा तो टर्शियरी वाला स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला और फिर प्राइमरी वाला। उसमें देखा था आपने SN1 में प्राइमरी सबसे स्टेबल था, SN2 में आपका टर्शियरी सबसे स्टेबल है। तो क्वेश्चन में अगर आपने कोई एक ऑर्डर लगा लिया तो दूसरा आप उसका उल्टा कर सकते हो सीधे सीधे। अगर आपने SN1 या SN2 में से कोई एक भी ऑर्डर पिक कर लिया है तो आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे को जस्ट आपको उल्टा करना है। SN1 में आपको क्या देखना था, SN1 में आपको स्टेरिक इंडेक्स देखनी थी, भीड़, जितना कम भीड़ होगा उतना अच्छा होगा। और SN1 में आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप सेम है भाई, जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा उतनी जल्दी लगेगा, इसमें भी यही हो रहा था। तो लिविंग ग्रुप में आपको बता ही चुका हूँ, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, जल्दी निकल जाता है, तो जल्दी निकलेगा तो जल्दी न्यूक्लियोफाइल लगेगा, ठीक। एक पॉइंट आपको याद रख लेना, ये वाला, जितनी भी हाइड्रोलिसिस टाइप की रिएक्शन, कहीं पे हाइड्रोलिसिस वर्ड मेंशन हो और आपसे रेट पूछे, बताएगा नहीं SN1 या SN2 रेट लगाओ, वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दे देगा। तो हाइड्रोलिसिस पढ़ते साथ ही आप समझ जाना कि आपको कौन सा रेट लगाना है, SN1 का रेट लगाना है। आपको किसका रेट लगाना है, SN1 का। देन आपके पास मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जैसे NCERT एग्जाम्पल 6 SN1 SN2 का क्वेश्चन है, आपको SN2 का ऑर्डर लगाना है। इसमें SN2 देख सकते हो आप साफ साफ, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है, ये प्राइमरी है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ये आगे दो कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी है। अभी हमने देखा SN2 में कौन बढ़िया होता है, SN2 में प्राइमरी बढ़िया होता है, तो ये फास्टर जाएगा SN2 में, ठीक। और यहाँ पे देखो तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी प्राइमरी है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है ना, सॉरी देखो, ये इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ये भी आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कैसा है हमारा प्राइमरी, दोनों प्राइमरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल लाइट से तो हम बता नहीं सकते। फिर इसमें फर्क कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है, देखो यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो अभी मैंने आपको बताया बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन। लिविंग ग्रुप कौन बेटर है, हमेशा आयोडीन बेटर है। आयोडीन है, देखो बिल्कुल है, आयोडीन है तो आयोडीन फास्टर जाएगा, ठीक। इस तरीके से या तो आपको एल्काइल लाइट में, एल्काइल लाइट के स्ट्रक्चर में डिफरेंस दे रखा होगा या तो आपको लिविंग ग्रुप में डिफरेंस दे रखा होगा, बस आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक। फिर हमारे पास एग्जांपल है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, उनका लगाना होता है। आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन मैंने आपको बताया C4H9Br, इसके आइसोमर आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी को यूज करेगा बार बार वो, और कोई नहीं देगा क्योंकि 10 ट्रायल पे काम करता है, बनाने में टाइम लग जाता है काफी, ठीक। तो C4H9Br के 4 आइसोमर होते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बनाए थे सेम वैसे ही आप बना देना, ठीक। ये वाला आप देखोगे तो जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 1 से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो आगे 2 से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी कैसा है, ये हमारे पास प्राइमरी है। और जिस कार्बन से हमारे पास हेलोजन जुड़ा है ये आगे 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये हमारे पास टर्शियरी है। तो आप साफ साफ देख सकते हो, अगर मुझे SN2 का ऑर्डर लगाना है, SN2 में प्राइमरी सबसे बेटर होता है। प्राइमरी कौन है, 1 नंबर सबसे आगे कर दिया मैंने। SN2 में टर्शियरी सबसे खराब होता है, देखो टर्शियरी मैंने सबसे पीछे कर दिया। अब हमारे पास एक प्राइमरी, 2 प्राइमरी है, इन दोनों में कौन बेटर होगा, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ठीक। तो स्टेरिक इंडेक्स देख लो आप, देखो 2 प्राइमरी है ना, तो मैंने इसी को 1 क्यों लगाया, 3 को भी तो लगा सकता था मैं, 3 को 1 के बाद क्यों रखा मैंने, उसका रीजन है, उसका रीजन ध्यान से देखो आप। तो इसमें स्टेरिक इंडेक्स कम है, इस वाले कार्बन पे अटैक होना है, ठीक है ना, इस कार्बन पे अटैक होना है, देखो इस पे स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा है, यहाँ पे एक ये 2 ग्रुप है बड़े बड़े, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके पास को जो बड़ा ग्रुप है CH3 वो पीछे है, ठीक है ना। तो स्टेरिक इंडेक्स आप देखो, ये इस सेंटर पे अटैक होना है, इसके आसपास आपको भीड़ ज्यादा दिखेगी, लेकिन इसके आसपास भीड़ नहीं दिखेगी, इससे थोड़ा पीछे भीड़ दिखेगी आपको। CH3 वगैरह जो ग्रुप्स है वो पीछे चले गए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, छोटे छोटे ग्रुप्स है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसके आसपास भीड़ ज़्यादा दिखेगी, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ये पीछे चला जाएगा और फिर आपके पास कौन आ जाएगा, और ये वाले तो हम लगा ही चुके हैं पहले, ऑर्डर बाकी होगा, ठीक। तो ये पीछे आ जाएगा और फिर 2 वाला हमारे पास है वो आ जाएगा, और फिर ये तो सबसे खराब था ही, ठीक है। SN2 आपने लगा लिया तो SN1 जस्ट आपको उल्टा कर देना है बस, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रख लेना इसको। देखो ये 4 आइसोमर होते हैं ना, इसमें जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 1 कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है 2 से जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो आगे आपका 1 कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। SN2 मैंने आपको बताया कौन बेटर होगा, SN2 में आपका प्राइमरी बेटर होगा। प्राइमरी कौन है, देखो ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, इन दोनों में से कौन बेटर होगा, इन दोनों में से कौन बेटर होगा ये हमें पता लग गया स्टेरिक इंडेंस से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसके आसपास भीड़ देखो, इसके आसपास यहाँ आपको भीड़ दिखेगी, 2 बड़े बड़े ग्रुप दिखेंगे, इसके आसपास आपको एक CH2 दिखेगा, फिर CH2 दिखेगा, फिर, लेकिन ये दूर जाते जा रहे हैं, भीड़ कम होती जा रही है, ठीक है ना। इसलिए ये बेटर होगा, ये कम बेटर होगा। तो पहले ये आ गया, देन ये आ गया, फिर ये सेकेंडरी था ये, और ये तो टर्शियरी था, टर्शियरी को तो सबसे लास्ट में लगाना है, ठीक। ऐसे कर लेना। एक बार आपने SN2 लगा लिया तो SN1 तो जस्ट उसका उल्टा करना होता है आपको बस। फिर आप ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, इससे आप इतने क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सारे क्वेश्चन आपके डाउट वाले उसमें डिस्कस कर दूंगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, ठीक। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा धन्यवाद।